बच्चों, आदिकाल से हमें बहुत सी चीज़ें जैसे सूरज, चाँद, तारे इत्यादि अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इनकी गति भी, जैसे पृथ्वी में वर्ष के अनुसार ऋतुएं क्यों बदलती हैं, दिन और रात क्यों होते हैं, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो मानव जाति को आरंभिक वर्षों से ही, आदिकाल से ही अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। और इसलिए सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए मनुष्य जाति जुट गई। टॉलमी ने ये बताया था, प्रारंभ में उनका एक मॉडल है जिसको हमने कहा भूकेंद्रीय मॉडल। उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर होती है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये टॉलमी का सिद्धांत या भूकेंद्रीय मॉडल बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने भी ये बताया कि सूर्य केंद्र में स्थित है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। बाद में इसके पश्चात केपलर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सर्कुलर पाथ में नहीं चलती, बल्कि एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चलती है। इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप हमने साइंस में आगे खोजें की। इसी तरह से जैसे हमें बच्चों को ये लगता है कि हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे क्यों आ जाती है, वर्षा की बूंदें नीचे ही क्यों गिरती हैं, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमें थकान ज़्यादा क्यों लगती है, सीढ़ियों से नीचे उतरते समय तो थकान नहीं लगती, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इनका उत्तर ढूंढने के लिए हम व्याकुल होते हैं। तो इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने बताया था कि एक फोर्स है, कोई एक फोर्स है, अभी हम फोर्स का नाम नहीं बता रहे हैं, एक फोर्स है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है जिस बल से सभी वस्तुओं को, इसलिए किसी भी द्रव्यमान की वस्तुएं हो वो सभी पृथ्वी की ओर एक समान त्वरण से नीचे की ओर गिरती हैं या पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने कौन कौन से वैज्ञानिकों का नाम पढ़ा। अभी हमने देखा केपलर ने बताया कि ग्रहों की गति कैसी होती है। गैलीलियो ने बताया था कि कोई एक फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही हैं। बाद में न्यूटन ने इन दोनों के जो दिए गए सिद्धांत हैं उनको जोड़ करके न्यूटन ने अपना एक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो बच्चों, आप इस अध्याय में आज हम देखेंगे केपलर के नियम कैसे हैं ग्रहों की गति के संबंध में, न्यूटन ने क्या बताया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में। आइए हम आगे देखते हैं। वैज्ञानिक जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति को समझने के लिए 3 नियम दिए और इसके अनुसार पहला नियम होता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट या कक्षों का नियम। इस नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह एलिप्टिकल पाथ में गति करते हैं। इसके पूर्व जो सिद्धांत सर्वमान्य था वो कोपरनिकस का सिद्धांत था और कोपरनिकस के सिद्धांत के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते थे। किंतु अब केपलर ने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त के 2 फोकस होते हैं जिनको 2 फोकाई हम कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं F1 और F2 2 फोकाई हैं और यह एक एलिप्स की आकृति आपके समक्ष दिख रही है। सन या सूर्य किसी भी एक फोकस पर स्थित हो सकता है। इसके आगे हम देखें कि ये F1 और F2 को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाएगी। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वह भी एक अक्ष है। जो बड़ा अक्ष है P से लेकर के A तक, ये कहलाता है मेजर अक्ष या दीर्घाक्ष। दूसरा इसके परपेंडिकुलर अक्ष जो है वो कहलाता है लघु अक्ष या माइनर एक्सिस।
तो O से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, और O से उसके लंबवत दूरी जो है वो माइनर एक्सिस का हाफ जो होता है वो कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस। तो इस तरह से ये हमने देखा फर्स्ट लॉ है कक्षों का नियम, और इसके अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर गति करते हैं और सूर्य इनमें से किसी भी एक फोकाई पर स्थित हो सकता है। दूसरा नियम है क्षेत्र का नियम, लॉ ऑफ एरियाज। केपलर के ग्रहीय गति के दूसरे नियम के अनुसार ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात डेल A अपॉन डेल T इक्वल टू अ कांस्टेंट। यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य से प्लैनेट को मिलाने वाली लाइन जो है वो प्लैनेट का मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है। प्लैनेट लगातार मूव कर रहा है, मूव करते करते ये जो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर है वह आगे बढ़ता है। मान लीजिए टी टाइम में इसने ये ग्रीन शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना इसने एरिया स्वीप किया। जब प्लैनेट की ये एक पोजीशन थी, प्लैनेट मूव करता हुआ या गति करता हुआ दूसरी पोजीशन पे भी आ सकता है। जब सन के पास पहुंचेगा तो आप देख सकते हैं ये एक ऑरेंज शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, और ये ऑरेंज शेडेड एरिया में आप देख सकते हैं कि जो रेखीय दूरी इस प्लैनेट ने ज़्यादा तय की है, जबकि ग्रीन शेडेड एरिया में आप देख रहे हैं कि प्लैनेट के द्वारा चली गई रेखीय दूरी जो है वह कम दिखाई दे रही है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जब कोई भी प्लैनेट सूर्य से दूर होता है तो वो धीमा चलता है, जबकि जब पास होता है प्लैनेट सूर्य से तो वह तेज चलता है। इसके बाद है लॉ ऑफ पीरियड या परिक्रमण काल का नियम। आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम परिक्रमण काल या टाइम पीरियड कहते हैं, और जिसको हम T से डिनोट करते हैं। तो लॉ ऑफ पीरियड के अनुसार स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, अर्थात परिक्रमण काल का वर्ग सेमी मेजर एक्सिस के त्रिघात के समानुपाती होता है। तो इस तरह से बच्चों आपने तीनों लॉ केपलर के नियम जो देखे, और यही ग्रही गति को पूरी तरह से परिभाषित करते हैं, पूरी तरह से समझाते हैं।